एक तो मैंने बताया था आप लोगों को, पाइथन का एक आपको आइडल का सॉफ्टवेयर आता है जिसपे हम काम करना देख चुके हैं। दूसरा आता है आपका जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तीसरा आता है आपका स्पाइडर, और नेक्स्ट आता है आपका पाईचार्म, और नेक्स्ट आता है गूगल कोलैब। तो ये 5 जो है एडिटर पाइथन के सबसे ज्यादा पॉपुलर है, आ रही बात समझ में। और जिसमें से आपका ये जो पाईचार्म एडिटर है ये पेड है, ये फ्री नहीं मिलता, 1 मंथ के लिए ट्रायल देता है, उसके बाद आपको परचेज करना होगा, ठीक है। और बाकी सारे एडिटर फ्री है, ठीक है। और पाईचार्म जो मेनली यूज होता है ये वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। आ रही बात समझ में। तो पाईचार्म जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो जेंगो के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। और मैंने बताया था कि डेटा एनालिस्ट या मशीन लर्निंग एआई के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब, ठीक है। तो जुपिटर जो नोटबुक है ये बेसिकली डीए के लिए, एमएल या फिर एआई के लिए। और पाईचार्म और स्पाइडर जो यूज होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। कितना क्लियर है, नोट कर लो। तो आज मैं बताने जाऊंगा कि अगर आपको जुपिटर नोटबुक पे, स्पाइडर पे, गूगल कोलैब पे, पाईचार्म पे अगर आपको काम करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। आप कोई भी एडिटर यूज करो, कोडिंग सब में सेम होगी, बस रन करने का जो वे है वो डिफरेंट होगा। आ रही बात समझ में। और इन सब के लिए आपको केवल एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। केवल एक सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करोगे तो उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर इनबिल्ट आता है, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अगर आपको जुपिटर पे, स्पाइडर पे, पाईचार्म पे, गूगल कोलैब पे काम करना है तो इसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है एनाकोंडा, ठीक है। तो इसने भी स्नैक के नाम पे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एनाकोंडा पाइथन आप गूगल पे सर्च करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे गूगल पे एनाकोंडा पाइथन टाइप करोगे तो यहाँ पे आप एनाकोंडा पाइथन डाउनलोड टाइप करना, नोट कर लो। आपको गूगल पे ये टाइप करना है, एनाकोंडा पाइथन डाउनलोड। आ रही बात समझ में। तो जैसे ही ये टाइप करोगे आपको पहला लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, डाउनलोड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से मिल जाएगा पहला लिंक, ठीक है। इस वाले लिंक पे क्लिक करना, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए मांगेगा। आ रही बात समझ में। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, नोट कर लिए। तो जैसे ही आप स्किप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तुरंत ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो एनाकोंडा
सॉफ्टवेयर है, तीनों के लिए आता है, विंडोज के लिए भी, मैक के लिए भी और लाइनेक्स के लिए भी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो डाउनलोड का लिंक आ रहा है बस इस पे क्लिक कर देना, और ये सॉफ्टवेयर करीब 1 GB का होगा, तो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो घर पे आप लोग करना। दिखा रहा है 912 MB का है, करीब 1 GB के बराबर है। आ रही बात समझ में? और इसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो 40 से 45 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, ठीक है। और अगर आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में 2 GB का रैम है तब तो आप इंस्टॉल मत करना, काम ही नहीं करेगा। एटलीस्ट 8 GB रैम होना चाहिए। 4 GB अगर रैम है तो काम तो कर जाएगा, स्लो काम करेगा, ठीक है। और जिसके सिस्टम में 2 GB का रैम होगा वो इंस्टॉल मत करना, क्योंकि 2 GB पे वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम में 4 GB या 8 GB रैम है तब तो आप इंस्टॉल करना, अदरवाइज मत करना। उसका दूसरा सोल्यूशन मैं अभी बताऊंगा। तो अगर किसी के सिस्टम में 2 GB का अगर रैम है, तो उसका फिर मैं दूसरा सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला सॉफ्टवेयर आप तभी इंस्टॉल करना जब आपके सिस्टम में 4 GB या 8 GB रैम हो, ठीक है। तो जब आप ये डाउनलोड कर लोगे तो इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना होगा, इस पे डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना, तो जो एक पॉपअप बॉक्स आएगा, है ना, उस पॉपअप बॉक्स में गेट बंद करें। तो जब आप डबल क्लिक करोगे तो एक पॉपअप बॉक्स आएगा और वहां पे 2 चेक बॉक्स आएगा। तो दोनों चेक बॉक्स को क्या करना, चेक करके और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इंस्टॉलेशन में ज्यादा कुछ स्टेप है नहीं, ठीक है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर, तो जब आप यहाँ पे सर्च करोगे एनाकोंडा नेविगेटर, इसको आप ओपन करना। तो जब आपके सिस्टम में ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो रन में जाना और एनाकोंडा नेविगेटर सर्च करना, और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ओपन होने में टाइम लेगा, हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मेरे में 16 GB है। तो वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो बोला इंस्टॉल मत करना। तो मेरे में सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंस्टॉल है इसलिए थोड़ा स्लो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही ये ओपन होगा, तो वेट करना, ओपन में 5 मिनट लेगा, ठीक है। और 2 GB वाले में तो ओपन ही नहीं होगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर बेसिकली जो बना है डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई के लिए बना है। और आजकल एआई के लिए अलग आपको लैपटॉप आ रहा है ना, जीपीयू और टीपीयू अलग। आ रही बात समझ में? तो आजकल एआई के जो लैपटॉप आ रहे हैं उसमें जीपीयू और टीपीयू प्रोसेसर लगा होता है, सीपीयू नहीं होता उसमें। आ रही बात समझ में? तो ज्यादा ही टाइम ले रहा है। तो इसको आपको हमेशा ओपन नहीं करना, बस एक बार मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसको ओपन करने की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं।
ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब आप नेविगेटर ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर आपको दिख गए। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग सॉफ्टवेयर। जुपिटर नोटबुक, एक जुपिटर लैब भी होता है। यहीं पे आपको स्पाइडर दिखा, तो सारे सॉफ्टवेयर इसमें मिल जाएंगे आपको। ये देखो, तो इसमें आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। देखो, VS कोड भी है, AWS का भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर। इसीलिए आपका ये हैवी सॉफ्टवेयर होता है। पाईचार्म भी है, दिखा आपको। आर स्टूडियो भी मिल जाता है इसमें, आर लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए। ठीक है, कितना समझ में आ गया। तो आप लोग एनाकोंडा सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लोगे, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाउ टू वर्क विथ जुपिटर नोटबुक। तो सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक पे काम करना सीखेंगे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमने आइडल पे काम करना सीखा था, आइडल में और जुपिटर नोटबुक में डिफरेंस क्या होता है। तो आप मेन मेन इसके पॉइंट्स नोट कर लेना। इट इज वेब ब्राउजर बेस्ड एडिटर। यानी कि जुपिटर नोटबुक जब भी आपका ओपन होगा वेब ब्राउजर पे, बिना वेब ब्राउजर के ये ओपन नहीं होगा। अब ये मत समझना कि वेब ब्राउजर पे ओपन होगा तो आपको नेट की जरूरत है। ये ऑफलाइन काम करता है। एक बार आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दोगे तो ये ऑफलाइन काम करेगा, ऑनलाइन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब हमने आइडल पे काम करना सीखा था, तो फाइल उसमें जब सेव करते थे तो एक्सटेंशन क्या लेता था, .py, है ना। लेकिन जब आप जुपिटर नोटबुक पे कोई प्रोग्राम बनाओगे, उसको सेव करोगे, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन लेगा, फाइल एक्सटेंशन, वो लेगा आपका .ipynb। और IPYNB का फुल फॉर्म है आई पाइथन नोटबुक। आई पाइथन नोटबुक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। तो जुपिटर में जब भी आप कोई फाइल बनाओगे, सेव करोगे, यहाँ तक हो गया। और लिख लो। इसमें जब आप काम करोगे तो इनपुट और आउटपुट का जो विंडो है ना, वो सेम होगा। ये आ रहा है समझ में। जब हम आइडल पे काम करते हैं तो वहां पे इनपुट विंडो अलग आता है और आउटपुट विंडो अलग आता है। लेकिन जब हम इसी पे काम करेंगे ना, तो यहीं पे आपका इनपुट होगा और वहीं पे आउटपुट होगा। तो यानी कि इसमें इनपुट और आउटपुट का जो विंडो है वो सेम होगा। ठीक है। एडवांटेज समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है, ऑल कोडिंग इनसाइड ऑफ सेल। मतलब आप जब जुपिटर पे काम करोगे ना, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सेल मिलेगा और उसी सेल के अंदर आपको कोड लिखना होता है। आ गई बात समझ में? कुछ ऐसे आपको सेल मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस मिलेंगे, ठीक है। और इसी बॉक्सेस के अंदर आपको कोड लिखना होता है, और इस बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? सेल। आ गई बात समझ में? और इसका एडवांटेज नोट करो, एक एक एडवांटेज समझ में आ रहा है सबको? अब अगर आपको जो सेल में कोड लिखोगे उसको रन करने के लिए इसमें जो शॉर्टकट की होता है, शिफ्ट प्लस इंटर की होता है। आइडल में प्रोग्राम रन करने के लिए शॉर्टकट क्या बताया था? F5। और यहाँ पे जब आप सेल में कोड लिखोगे तो उसको रन करने के लिए शॉर्टकट क्या होगा? शिफ्ट प्लस एंटर। इतना क्लियर? तो जुपिटर का प्लस पॉइंट ये होता है कि जुपिटर के अंदर डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज होते हैं वो पहले से इंस्टॉल करके वो देता है। जबकि आइडल पे आपको ये सब लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आइडल में ये सब लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल नहीं होती। आ गई बात समझ में? इसीलिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट हैं वो इसी एडिटर को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, पहले से वो इंस्टॉल करके दे देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप एक बात ये भी याद रखना कि जुपिटर में कोई भी फाइल अगर आप बनाते हो और उसको जब आप सेव करोगे तो एक्सटेंशन क्या लेगा? IPYNV, अभी तो लिखवाया। तो उस फाइल को आप किसी अनदर एप्लीकेशन में ओपन नहीं कर सकते। जबकि आइडल के प्रोग्राम को जब आपने सेव किया तो उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? लेकिन जुपिटर वाली फाइल केवल जुपिटर सॉफ्टवेयर पे ही ओपन होगी, किसी अनदर एप्लीकेशन पे ओपन नहीं हो सकती। मान लो आपने जुपिटर में कोई फाइल बनाई और आपने किसी को मेल कर दिया उस फाइल को, अब उसके सिस्टम में अगर जुपिटर का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो फाइल ओपन नहीं होगा। बात समझ में आ गई?
कोई कंफ्यूजन? तो जुपिटर की फाइल हमेशा जुपिटर के थ्रू ही ओपन होगी, किसी अनदर एप्लीकेशन पे उसको ओपन नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब जुपिटर पे कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे रन करेंगे देखें। तो ये सारे एडवांटेज आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आइडल पे जब आप काम करते हो तो आइडल में इनपुट विंडो और आउटपुट विंडो अलग अलग आता है, जबकि जुपिटर में सेम विंडो पे काम करता है। और ये जुपिटर नोटबुक आपका यूजर फ्रेंडली होता है, आइडल पे कोई भी काम करना पसंद नहीं करता, ठीक है। और जुपिटर पे काम करना आपको इजी लगेगा एज कंपेयर टू आइडल। आ रही बात समझ में? तो अब जुपिटर पे काम कैसे करना है ध्यान से देखना है इसको। तो एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जिसका जिसका डेटा एनालिसिस डेटा साइंस कोर्स है, आगे चल के हमें सारा काम जुपिटर नोटबुक पे करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे देखो ध्यान से। जब आप एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे एनाकोंडा नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, और यहाँ पे आपको जुपिटर नोटबुक का आइकॉन दिख गया। तो इसका आप शॉर्टकट बना लेना डेस्कटॉप पे, ठीक है। राइट क्लिक करके और इसका आप शॉर्टकट बना सकते हो। आ रही बात सामने? कितना क्लियर है? तो मैंने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना रखा है। अब आपको ये जब भी आप जुपिटर पे काम करोगे तो इसके सर्वर को ऑन करना होगा। ये सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, ये आपका ब्लैक स्क्रीन आएगा और ये इसका सर्वर ऑन करेगा। और जब तक आपको जुपिटर पे काम करना है तब तक सर्वर को ऑन रखना होगा। अब जैसे ही आपका सर्वर ऑन होगा अपने आप डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। जो भी आपके सिस्टम में डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उस पे अपने आप ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। बात समझ में आ गई सबको? और अगर गलती से ये जो सर्वर ऑन है इसको आपने बंद कर दिया तो अब आपका ये जुपिटर काम नहीं करेगा। तो जब भी आपको जुपिटर पे काम करना होगा उस सर्वर को आप मिनिमाइज करके रख लेना, ठीक है। नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, अभी अगर इंस्टॉल करोगे तो अपडेट थोड़ा ना करना है। नया इंस्टॉल किए हो तो पहले से इंस्टॉल था क्या? अपडेट करने के लिए नहीं मांगता। हाँ ये देखो, अब मैंने इसके सर्वर को ऑन किया और इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आपका अपने आप डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होगा। और जब डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होगा तो अब आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे जाना है। तो किसी किसी के लैपटॉप में वन ड्राइव होगा, तो वन ड्राइव में क्लिक करना, तब डेस्कटॉप आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे नोट डाउन करते चलना। डेस्कटॉप पे पहले क्लिक करना, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके नोटबुक पे क्लिक करना है। तो आपकी जो जुपिटर की फाइल बनेगी कहाँ पे बनेगी? डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप क्लिक करके जैसे ही यहाँ पे न्यू पे नोटबुक पे क्लिक करोगे आपके एक न्यू टैब में जुपिटर का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ब्लैंक पेज, ठीक है। जैसे हम आइडल में न्यू फाइल लेते थे, तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे अपने आप न्यू टैब में
जुपिटर का एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? और आपका यहाँ पे एक सेल आ जाएगा, इसी को सेल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल सेल चाहिए तो ये प्लस पे क्लिक करोगे, मल्टीपल सेल आता जाएगा। ठीक है, और अगर किसी सेल को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके इस कट पे क्लिक करोगे, डिलीट होता जाएगा। कोई डाउट? अब आपको जो भी कोड लिखना है वो इसी सेल के अंदर लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को पाइथन में प्रोग्राम बनाना आता ही है। तो मैंने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बताया था। अब मैं यहाँ पे रन टाइम पे इनपुट ले लेता हूँ। तो रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए मैंने इनपुट फंक्शन बताया था। तो कोड मैं वही लिखूंगा, कुछ नया नहीं लिखूंगा। जो कोड मैंने आप लोगों को आइडल पे बताया था, सेम वही कोड मैं लिख रहा हूँ। कुछ चेंज है? अब जैसे ही आप इंटर करोगे, सेल का साइज अपने आप बड़ा होता जाएगा, रन नहीं होगा इंटर करने पे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो रन टाइम पे हमने 2 इनपुट लिया और दोनों नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसके बाद इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। अब ठीक है, अब रन करने के लिए जब तक शिफ्ट इंटर नहीं करोगे तब तक रन नहीं करेगा। या तो आप शिफ्ट इंटर करो शॉर्टकट, या इस सेल को सेलेक्ट करके रन बटन पे क्लिक कर दो। रन दिखा? इस बटन पे क्लिक करो या शिफ्ट इंटर करो। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि सेल आपका रन हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ये देखो। अब आपका ये इनपुट और आउटपुट वाला विंडो सेम है। आइडल में तो ऐसा नहीं होता था। आइडल आइडल में तो नया आउटपुट विंडो आता था और वहां इनपुट देते थे। यहाँ पे यहीं पे इनपुट मांग रहा है वो, और यहीं पे आउटपुट आ गया। तो जुपिटर का प्लस पॉइंट यही है कि यहीं पे आपका इनपुट विंडो और यहीं पे आउटपुट विंडो। कोई कंफ्यूजन? अब आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने सेल को रन किया, यहाँ पे नंबर क्या आ गया, 1। ठीक है, जितनी बार रन करोगे इस सेल को, नंबर अपने आप बढ़ता जाएगा। तो नंबर ये बताता है कि आपने इस सेल को कितनी बार रन किया। तो आ गया, फिर से रन करूंगा, 3 आ जाएगा। कोई डाउट? तो इस नंबर से कंफ्यूज मत होना। ये नंबर बस ये बताता है कि आपने सेल को कितनी बार रन किया। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आप अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग सेल में बना सकते हो। कोई डाउट? अब इस फाइल को मेरे को सेव करना है। तो अगर आप जुपिटर में कोई भी फाइल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये अनटाइटल्ड के नाम से सेव हो जाता है। अब जाके देखोगे डेस्कटॉप पे तो अनटाइटल्ड नाम से एक फाइल बन गई, और इसका एक्सटेंशन क्या लिया, .ipynb ले रहा है। कोई डाउट? इतना समझ में आ गया सबको? लेकिन मेरे को इस फाइल का नाम चेंज करना है। ये तो बाय डिफॉल्ट नाम ले रहा है, तो नाम चेंज करने के लिए यहीं पे डबल क्लिक करना, अनटाइटल जो लिखा है आ गया रीनेम करने का, और यहाँ पे जो भी फाइल का नाम देना है नाम दे दो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से मैंने फाइल का क्या किया, नाम चेंज कर दिया। अब आपका ये फाइल किस नाम से सेव हो गया, test.ipynb। ठीक है, अब अगर आप जुपिटर पे काम करते हो तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे आप
अगर आपको HTML CSS की कोडिंग आती है तो वो कोडिंग भी करके यहाँ पे हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ बना सकते हो। करें, मान लो मेरे को यहाँ पे हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग बनाने के लिए आप सिंगल हैच लगाना, ठीक है। HTML में अगर किसी ने पढ़ा होगा HTML, तो हेडिंग बनाने के लिए H1 से लेके H6 तक टैग होता है। H1 की साइज सबसे लार्जेस्ट होती है और H6 की साइज सबसे स्मॉलेस्ट होती है। तो यहाँ पे अगर सिंगल हैच लगाओगे तो ये H1 का काम करेगा। अगर डबल लगा दोगे H2 तो साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को लिखना था, यहाँ पे हेडिंग बनाना था पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग, ये हेडिंग बनाना था। यही चीज जब आप आइडल पे लिखते थे तो आइडल पे ये कमेंट लाइन बन जाता था, लेकिन यहाँ पे ये कमेंट लाइन नहीं बना, हेडिंग बना। कैसे? अब इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे मार्क डाउन करोगे, तो जैसे ही मार्क डाउन करा और उसके बाद शिफ्ट इंटर किए, हेडिंग बन गया। तो ऐसे आप इसमें हेडिंग बना सकते हो। इस हेडिंग का साइज छोटा करना है, डबल हैच लगा दो। और छोटा करना है, एक और लगा दो। और छोटा करना है, एक और लगा दो। 6 बार लगा सकते हो बस। उसके बाद कितना भी लगाओ उससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि H1 से लेके H6 तक होता है। आ गई बात समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब मान लो मेरे को पाइथन के बारे में पूरा नोट्स बनाना है इसी में, तो आइडल में क्या करते थे, ट्रिपल कोट लगाते थे कमेंट लाइन बनाने के लिए। मल्टीपल लाइन का कमेंट बनाने के लिए क्या लगाते थे, ट्रिपल कोट। यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर अभी आपने रन कर दिया तो वो एरर शो कर देगा, क्योंकि ये कोड तो है नहीं। आ रही बात है? अगर आपने रन कर दिया तो दे देगा कि सिंटेक्स आपने गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि ये इस सेल के अंदर जो भी लिखा है उसको क्या समझ रहा है, कोड। और आपको क्या बनाना था, पैराग्राफ। तो इसको सेलेक्ट करके आपको मार्क डाउन करना होगा। तो जैसे ही आपने मार्क डाउन कर दिया, अब वो समझ जाएगा कि ये कोड नहीं है, पैराग्राफ है। तो ऐसे ऐसे इसमें हेडिंग, पैराग्राफ जो चाहे वो बना सकते। तो ये सब एडवांटेज है जो कि आइडल के अंदर नहीं है। आ गई बात समझ में? मान लो मेरे को कुछ इमेज भी लगाना है, पाइथन का लोगो लगाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मैंने एक पाइथन का इमेज डाउनलोड कर दिया, पाइथन लोगो है ना। मान लो ये वाला मेरे को इमेज लगाना है, ठीक है। कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूं। तो ये मैंने इमेज डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया, ठीक है। कोई डाउट? इसका नाम रख देता हूँ पाइथन, ठीक है। इसके बाद सेव कर दिया। सेम लोकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे फाइल है वहीं पे इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे को इस इमेज को लगाना है इसके नीचे, है ना। तो अब मेरे को कोड लिखना होगा HTML का, IMG
इमेज लगाने के लिए IMG टैग होता है, ठीक है। और SRC का मतलब सोर्स, और यहाँ पे उस इमेज का नाम python.png, ठीक है। बस इतना लिख दो, आपका काम हो गया। अब इसको आप मार्क डाउन कर देना, ठीक है। आप जैसे ही रन करोगे वो इमेज शो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कैसे करना है? तो ये सब प्लस पॉइंट होता है? एक बार और बताऊं, इमेज डाउनलोड कर लिया, कोई भी इमेज, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है IMG SRC और इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन, ठीक। और इसके बाद मार्कडाउन, शिफ्ट इंटर, ठीक है। तो ये सब प्लस पॉइंट होता है जो कि आइडल में नहीं होता। अब जितना भी आपने एक बार फाइल सेव कर ली, बाद में नए नए सेल में आप कोड लिख रहे हो, बार बार सेव करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस सेव बटन पे क्लिक कर देना। जब जब अलग अलग सेल में कोड लिखते जाओगे, बस इस पे क्लिक कर देना, तो उस फाइल में आगे वो सेव होता जाएगा। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट है? अरे ये पाइथन का कोड चल रहा है, जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गया? वो तो वेब डेवलपमेंट का कोड होता है, वो यहाँ नहीं चलेगा। VS कोड, ठीक है। क्लियर है? अब मान लो आपने ये फाइल सेव कर दी और इसको बंद कर दिया, ठीक है। फाइल आपकी बन चुकी है। अब दूसरे दिन आपको इस फाइल में कुछ चेंजेस करना है, या इस फाइल में क्या क्या कोड लिखा था वो आपको देखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको ओपन नहीं कर सकते। आइडल में तो हम कर लेते थे, है ना, एडिट विथ आइडल राइट क्लिक करके, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर इस फाइल के कोड को अगर आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको जुपिटर को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जुपिटर को फिर से ओपन किया, और आपको फिर वहीं जाना होगा। ओपन हो गया। अब आप कहाँ पे जाओगे? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे चले गए, और यहीं पे आपको वो फाइल मिल जाएगी, फाइल दिख गई। और जैसे इसको क्लिक करोगे आपको सारा कोड दिख जाएगा, जो जो कोड लिखा था। तो जुपिटर में कैसे फाइल बनाना है और कैसे ओपन करना है सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कर लोगे ना? अब मान लो आपने कुछ प्रोग्राम बनाया था, इसमें आउटपुट आ रहा है रन किया हुआ, मैं चाहता हूँ ये आउटपुट ना आए, फिर से मेरे को रन करना है। तो आप क्या करना, कर्नल में जाना, और कर्नल में जाने के बाद रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर आउटपुट कर देना। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, जितने भी सेल में आपने कोड लिख के रन किया होगा वो सब ऐसा आ जाएगा, ऐसा। अब आप फिर से रन कर लो। आ गई बात समझ में? नहीं आई? तो अब आप फिर से रन करोगे तो फिर से नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो अब आप लोगों को जुपिटर में कैसे कैसे काम करना है, सारे एडवांटेज समझ में आ गए?
किसी को कोई कंफ्यूजन? तो बस आपको वे समझना था कि जुपिटर में फाइल सेव कैसे करते हैं और रन कैसे करना है। करके देख लोगे? बाकी इसमें कोड कुछ भी सेम, सब कुछ कोड सेम होगा जो हमने आइडल पे किया था, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक फीचर और भी दिया है अच्छा सा। मान लो आपने जुपिटर में कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, कई सेल में आपका कोड है, ठीक है, और आपको किसी को सेंड करना है, भेजना है, और उसके सिस्टम में जुपिटर है नहीं, तो ओपन तो कर नहीं पाएगा और कोड देख नहीं पाएगा, और मैं चाहता हूं कि वो देख ले। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इस पूरे पेज को मैं HTML का वेब पेज बना दूं और उस वेब पेज को मैं उसको शेयर कर दूं। तो जैसे ही वो डायरेक्ट उस पर डबल क्लिक करेगा, पूरा कोड दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इसको PDF फाइल या वेब पेज में भी बना सके, सेव कर सकते हो। कैसे करोगे? फाइल में जाना, सेव एक्सपोर्ट दे रहे, वेब PDF बन जाएगा, ठीक है। या फिर HTML पे क्लिक करो। तो जैसे ही HTML पे क्लिक करोगे, अब ये HTML में कन्वर्ट कर देगा। डाउनलोड हो गया HTML फाइल, मतलब वेब पेज एक डाउनलोड हो गया, test.html आ गया। बात समझ में आई सबको? कुछ नहीं किया मैंने, फाइल में जाके सेव एज एक्सपोर्ट दिया। यहाँ पे अगर आप HTML कर दोगे तो ये HTML फाइल बना देगा, PDF कर दोगे PDF बना देगा। आ रही बात समझ में? सारा दिया हुआ है। अब मैं इसको बंद कर दूं। अब अगर आपको किसी को शेयर करना है तो ये वाली फाइल अगर शेयर करोगे तो उसके सिस्टम में अगर जुपिटर इंस्टॉल होगा तभी खोल पाएगा। तो ये वाली फाइल शेयर ना करके मैं ये वाली फाइल शेयर करूंगा, ये वाली, और इसको जैसे ही वो डबल क्लिक करेगा पूरा HTML दिख जाएगा, वेब पेज, और इसमें वो कोड बस देख पाएगा, कुछ लिख नहीं पाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएगा। HTML का पेज बन गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये फीचर आपको आइडल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री में जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जो डेटा साइंस का कोर्स लेते हैं, है ना, तो यूनिवर्सिटी जो है उनको अलग अलग असाइनमेंट देती है बहुत सारा करने के लिए, और बोलती है कि असाइनमेंट्स आपको जुपिटर पे करना है, और उसका जो आंसर है वो HTML फाइल बना के उनको शेयर करना होगा। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट? अब तो आप लोग कर लोगे ना। तो जुपिटर का एडवांटेज आप लोग को समझ में आ गया? करके देख लोगे अब तो? हाँ जी, अब समझ में आ गया कैसे करना है? कर लोगे इंस्टॉल करके? इंस्टॉल भी कर लिए? ठीक। रैम कितना है? बहुत जल्दी हो गया। अच्छा, तभी तो आधा घंटा लेगा वो। तब तक तो क्लास खत्म हो जाएगी। वो आधा घंटा लगेगा अभी। बैठे रहो अभी। हेलो सर। हाँ जी। सर ये जुपिटर नोटबुक को सर हम लोग एग्जाम पे भी तो ओपन कर सकते हैं?
हाँ जी, वही बताने जा रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग का डालो, हाउ टू वर्क विथ स्पाइडर। तो इन सब पे काम नहीं करना है आप लोग को, बस आपको एक बार पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इस पे काम करते हैं, ठीक है। एक बार बस नॉलेज होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए तो आप सब पे काम कर पाओ, है ना। काम हमें किस पे करना है, आइडल पे। पूरा पाइथन हम आइडल पे सीखेंगे, और फिर जब डेटा एनालिसिस स्टार्ट होगा तो जुपिटर नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। और जिसका जिसका फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसको जुपिटर यूज नहीं करना है, उसके लिए उनके लिए जुपिटर नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो वो मेनली वीएस कोड यूज करेंगे, ठीक है। अब स्पाइडर पे अगर आपको काम करना है तो स्पाइडर में भी आपका इनपुट एंड आउटपुट विंडो सेम होगा। और इसमें प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 की प्रेस करेंगे। इसमें भी प्रोग्राम को रन करने के लिए F5 की होगा, ठीक है। और इसमें भी एक्सटेंशन .py लेगा, ठीक है। तो अब स्पाइडर पे काम कैसे करते हैं देखें। तो स्पाइडर के लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हो तो उसी में आपका स्पाइडर मिलेगा, दिखा ये आइकॉन। तो यहाँ पे इस स्पाइडर का आप शॉर्टकट बनाना चाहो तो बना लेना, और इस पे जैसे ही वो क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा, और ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। तो 2-3 मिनट लेगा ओपन होने में, ठीक है। कुछ ऐसा ओपन होगा इंटरफेस, ब्लैक कलर का स्क्रीन आएगा, और यहाँ पे 3 अलग अलग विंडो में डिवाइड होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो विंडो है इसमें आपको कोड लिखना है, और जब आप रन करोगे तो रन करने के बाद जो आउटपुट है वो यहाँ पे राइट में दिखेगा, यहाँ पे। आ गई बात समझ में। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसमें फाइल बनाते हो तो ये temp.py नाम से सेव होता है। किस नाम से, temp.py। तो मैंने इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का। तो इसमें भी कोड सब सेम होगा, ठीक है। अब इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि कोई भी लाइन में अगर आप कुछ गलत करते हो तो कलर यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, देखा। यहाँ बताता है कि इस लाइन में प्रॉब्लम है। आ रही बात है में। आइडल में ये सब बताता नहीं है। जुपिटर में भी नहीं बताएगा। तो हर एडिटर का अपना अलग अलग एडवांटेज है। आप देखो, सही आ गया। अब इसको हम सेव करेंगे। फाइल में जाके आप Ctrl+S करो, और जहां पे भी सेव करना है इसको सेव कर दो। तो डेस्कटॉप पे सेव करना है तो यहाँ डेस्कटॉप चूज करके
और एक्सटेंशन इसमें देने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेना बस। ठीक है, एक्सटेंशन अपने आप ले लेगा। सेव। तो स्पाइडर पे प्रोग्राम कैसे बनाना है सबको समझ में आया। और रन करने के लिए या तो F5 प्रेस करो या इस पे क्लिक कर दो। आउटपुट यहाँ दिख गया आपको, ये देखो। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप स्पाइडर पे भी काम करके देख लोगे, और नया कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें हेल्प लेने के लिए जैसे आपने यहाँ पे लिखा A=10, B=20.5, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सोर्स पे क्लिक करोगे, ट्यूटोरियल में दिखाने को कह रहा है, ये देखो जब सोर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये सब हेल्प लेने के लिए होता है, समझ गए। कुछ भी यहाँ पे टाइप करोगे, सर्च करोगे, हेल्प हेल्प बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड लिखना है, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे कैसे जुपिटर पे और स्पाइडर पे काम करना है। तो आइडल, स्पाइडर और जुपिटर नोटबुक तीनों समझ में आ गया। चलो आगे देखो। अब अगर आपको पाईचार्म पे काम करना है, तो पाईचार्म आपका पेड है, फ्री नहीं है। ठीक है, और पाईचार्म जो यूज होता है ओनली फॉर जेंगो के लिए, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और पाईचार्म जो एडिटर है, इसको जेट ब्रेन्स नाम की एक कंपनी है। पाईचार्म जब आप डालोगे तो जेट ब्रेन्स नाम की एक कंपनी है, इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है। और यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये जो एडिटर है बेसिकली वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। डेटा साइंस भी दिया है, लेकिन कोई यूज नहीं करता क्योंकि ये पेड है। फ्री होता तब तो यूज करेंगे। और जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब फ्री है, और उसमें सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, इसलिए कोई डेटा साइंस में इसको यूज नहीं करता। ये जो एडिटर है वेब डेवलपमेंट के लिए अच्छे फीचर्स इसमें दे रखा है, और इसकी भी वैसे जरूरत नहीं पड़ती वेब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मोस्टली सारे VS कोड पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, जब यहाँ पे डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, ये देखो 30 डेज के लिए ट्रायल दे रहा है। तो बेसिकली ये पेड होता है। ठीक है, अब अगर आप इसका प्राइसिंग देखना चाहो तो देख लो, डॉलर में मिलेगा। ये देखो कितना डॉलर है, 249। ठीक है, 1 साल के लिए दे रहा है $249। ठीक है, और $249 का मतलब कितना हुआ, कितना हो गया, 21,000 है 1 साल के लिए। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। जब आप कंपनी में जब जाओगे तो वो ऑलरेडी लाइसेंस वर्जन पेड करके आपको देते हैं। हाँ जी, जो जो कंपनी इसको यूज करती है। आ रही बात समझ में।
तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। तो ये वाला जो एडिटर है बहुत कम ही लोग यूज करते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, हटाओ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, और इस पे भी काम करने का वे वही है, स्पाइडर की तरफ। एक्सटेंशन डॉट पी वाई लेगा, इसमें भी इनपुट आउटपुट विंडो सेम आएगा, सब कुछ सेम है जो स्पाइडर की तरह। ठीक है, अब मान लो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करना। मान लो आपके लैपटॉप में 2 GB या 1 GB रैम है, ठीक है, और उस केस में आप ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि करोगे तो वो काम ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? और आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस पे काम कर लूं, या फिर किसी किसी जो कंपनी में जो काम करते हैं उनको कंपनी किसी किसी बंदे को लैपटॉप देती है घर पे ले जाने के लिए। ठीक है, और कंपनी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया होता है कि आपको अपना कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं करना। ठीक है, अब कंपनी ने आपको ऑलरेडी लैपटॉप दे रखा है और आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो आप तो यही चाहोगे कि मैं सारा जो कोर्स की प्रैक्टिस है वो उसी कंपनी के लैपटॉप पे करूं, कोई नया परचेज तो करने नहीं जाएगा, नहीं। आ रही बात समझ में? अब कंडीशन ये है कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी नहीं करना और मैं सारा प्रैक्टिस भी कर लूं। तो ऐसा करने के लिए आप गूगल कोलैब यूज करोगे। तो गूगल कोलैब पे काम करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना आइडल, ना जुपिटर, ना पाईचार्म, ना स्पाइडर। ठीक है, ये आपका क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड पे ऑलरेडी, क्लाउड सर्वर पे ऑलरेडी ये जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करके देता है। आ रही बात समझ में? बस इस पे काम करने के लिए आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना होगा। और गूगल कोलैब का पे अगर आपको काम करना है तो ओनली ये ऑनलाइन काम करेगा, ऑफलाइन काम नहीं करता। तो बस इसके लिए नेट होना चाहिए। ठीक है, तो गूगल कोलैब पे जब भी आप काम करोगे वो लाइव काम करेगा, नेट कनेक्ट होना चाहिए, ऑफलाइन काम नहीं करता। इतना समझ में आ गया? और गूगल कोलैब में भी सेम सारे वही फीचर्स मिलेंगे जुपिटर नोटबुक की तरफ। इतना समझ में आ गया? अब मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर आपको एआई पे काम करना है, मान लो आपने एआई का कोर्स ले लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, और इसके लिए जो लैपटॉप आ रहा है वो जीपीयू ईपीयू वाले लैपटॉप आ रहे हैं। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और टीपीयू का फुल फॉर्म होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप लोगों ने जो लैपटॉप लिया हुआ है उसमें सीपीयू होता है। ठीक है, एआई पे काम करने के लिए आजकल जीपीयू और टीपीयू वाले लैपटॉप आ रहे हैं, और इस लैपटॉप का स्टार्टिंग जो रेंज है वो 75 से स्टार्ट होता है, और 2-3 लाख 4 लाख तक कम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास जीपीयू टीपीयू वाला लैपटॉप भी नहीं है और आपने एआई का कोर्स ले लिया और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आपके पास बजट नहीं है कि आप जीपीयू टीपीयू वाला लैपटॉप ले पाओ, तो आप चाहते हो कि सीपीयू वाला जो लैपटॉप है उसी पे मैं एआई की प्रैक्टिस कर लूं, तो उसके लिए आप गूगल कोलैब यूज करोगे। तो गूगल कोलैब ये आपको हार्डवेयर की फैसिलिटी भी देता है, आप जीपीयू टीपीयू का प्रोसेसर भी वो प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। देखें, अब अगर आपको गूगल कोलैब पे अगर काम करते हो तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है
कि इसमें गूगल कोलैब में जो भी आप फाइल बनाओगे, सेव करोगे, वो ऑटोमेटिकली फाइल आपके गूगल ड्राइव पे सेव होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर उसको आपको लोकल सिस्टम में चाहिए तो आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू वर्क विथ गूगल कोलैब। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, देखें। तो गूगल कोलैब पे काम करने के लिए आप गूगल पे जाना और यहाँ पे टाइप करना गूगल कोलैब। तो आपको पहला एक लिंक मिल जाएगा वेलकम टू कोलैब के नाम से। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, वेलकम टू कोलैब आ रहा है। और यहाँ पे आप गूगल कोलैब में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो सब आप देख सकते हो, सारा मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो भी दिया हुआ है, तो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, कोड वोड लिख के दे रहा है ये। तो ये सब कुछ समझ में तो आएगा नहीं, है ना? तो आप क्या करना, गूगल कोलैब पे अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। ठीक है, तो साइन इन पे क्लिक करके आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना। ठीक है, तो लॉगिन करता हूँ। तो मैं अपने जीमेल अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो क्या हुआ? तो जब आप लॉगिन करोगे तो आपका जीमेल ओपन नहीं होगा, इस तरह का पॉपअप आएगा। ये सब डिलीट कर दो, कुछ ऐसा पॉपअप आएगा। ठीक है, तो जब आप जीमेल लॉगिन करोगे तो जीमेल ओपन नहीं होगा, इस तरह का पॉपअप आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? अब अगर आपको जुपिटर का गूगल कोलैब का नया पेज लेना है तो यहाँ पे न्यू नोटबुक आ रहा है जुपिटर नोटबुक की तरफ, वहां पे भी तो ऐसे ही किया था। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पे काम करने के लिए नेट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आ गया यहाँ पे सेल, सेम मैसेज सेल आया। अब यहाँ पे जो कोड लिखना है लिख लो। सब कुछ जुपिटर नोटबुक की तरह है। और रन करने के लिए या तो इस पे क्लिक करो या फिर शिफ्ट इंटर। गलत हो गया। इतना समझ में आ गया? जैसे ही आप रन करोगे थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम। अभी ये टाइम ज्यादा ले रहा है रन करने में क्योंकि ये सीपीयू लिया है। अभी मैंने इसको जीपीयू और टीपीयू में कन्वर्ट नहीं किया।
तो बाय डिफॉल्ट जब आप कनेक्ट करते हो तो वो सीपीयू लेता है, ठीक है। अगर आपको इसको प्रोसेसर चेंज करना है जीपीयू और टीपीयू में, आउटपुट आ गया। सेव करने के लिए वही यहाँ पे क्लिक करोगे तो नाम चेंज कर सकते हो, सब कुछ वही है, करके देख लोगे। अब अगर आपको जीपीयू टीपीयू में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, और रैम कितना है सब दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो। अभी आपका कहीं पे भी जीपीयू और टीपीयू लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको चेंज करूंगा रन टाइम में, चेंज रन टाइम टाइप। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, दिखा देखो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है। आप जीपीयू या टीपीयू में कन्वर्ट कर लो, तो मैंने इसको जीपीयू में कन्वर्ट किया, ठीक है। ओके, अब सेव पे क्लिक करना। अब देखो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब आपका प्रोसेसर चेंज हो गया सीपीयू से जीपीयू में। अब आपका बहुत ही फास्ट काम करेगा। ये देखो क्या दे रहा है, जीपीयू आ गया, लिखा है जीपीयू। अब ये तुरंत रन कर जाएगा, टाइम नहीं लिया, तुरंत हो गया। तो इस तरह से आप जो है गूगल कोलैब पे, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, स्लो है, तो इस पे काम कर सकते हो। बस इसके लिए स्पीड, नेट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ऑनलाइन काम करेगा, ऑफलाइन इसमें काम नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और ये सेव कहाँ पे हो रहा है, गूगल कोलैब पे। अगर आपको देखना हो यहाँ पे गूगल कोलैब में जा सकते हो, लोकेट इन ड्राइव करोगे ना, तो यहाँ पे गूगल कोलैब में आपका एक फोल्डर बन गया होगा। ये फाइल सेव हो रही है, ये देखो अनटाइटल के नाम से, देखे। आप चाहते हो कि ये लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाएगी, आपके गूगल ड्राइव में जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। क्या चीज, यहाँ से इंसर्ट में जब जाओगे ना, ये रन टाइम में, रन टाइम दिख रहा है मीनू, इसी रन टाइम मीनू में चेंज रन टाइम टाइप होता है। और इस पे जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपको जीपीयू लेना है, टीपीयू लेना है, सारा आ जाएगा, ठीक है। अरे वो पेड है, और फास्ट सर जी। चाहिए, और भी फास्ट चाहिए तो पैसे पे करने पड़ेंगे, इसीलिए वो हाईलाइट नहीं कर रहा। अब गूगल कोलैब में भी ना लिमिटेड स्पेस है, 1 GB तक का स्पेस देता है। उससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो पे करना पड़ेगा, गूगल का है, ठीक है। सर जीपीयू टीपीयू में डिफरेंस क्या होता है सर? क्या चीज़, जीपीयू टीपीयू में डिफरेंस? जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और टीपीयू का फुल फॉर्म होता है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू से भी फास्ट आपका टीपीयू होता है। और टीपीयू वाला जो लैपटॉप है वो और ही कॉस्टली मिलता है, कम से कम 2 लाख से कम नहीं मिलेगा। जीपीयू जो है, इसकी स्पीड टीपीयू से थोड़ी कम हो, सबसे फास्ट मिलेगा टीपीयू, समझ गए। तो पहले सीपीयू यस। आता है, फिर जीपीयू, फिर टीपीयू आता है, समझ गए। यस सर। तो यहाँ पे अभी 3 ही हाईलाइट कर रहा है, ये 2 हाईलाइट नहीं कर रहा है। ये और भी फास्ट कर देता है, A100 जीपीयू। तो जीपीयू में भी और भी अलग अलग कैटेगरी है, आ रही बात समझ में। तो ये इस जीपीयू का 100 टाइम्स फास्ट कर देगा ये। तो ये दोनों पेड है, फ्री नहीं है, पेड है, समझ गए। इतनी बात समझ में आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन। तो अब आप लोग करके देख लोगे। तो अब आप लोगों को
आइडल पे, जुपिटर नोटबुक पे, स्पाइडर पे और गूगल कोलैब पे, सब पे समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? तो बस आप लोग को एक बार प्रैक्टिस कर करके देखना है, ठीक है। वैसे तो हम पाइथन का सारा कोड किस पे करेंगे? आइडल पे, फिर बाद में हम जुपिटर यूज करेंगे, ठीक है। तो कोड सब में सेम होता है, बस रन करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ तक कर लोगे ना आप लोग? यस सर। एक बार आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ये सारा करके देख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। ओके।